क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इज़ इट मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़ द टर्म रेडियंस. ये पिछले पास पेपर्स में क्वेश्चन आ भी चुका है. वो कहता है कि क्या ये अप्रोप्रिएट है कहना कि जो राइटर है उसने रेडियंस का वर्ड यूज़ किया है इन द प्लेस ऑफ एपिफेनी, एपिफेनी की बजाय. आंसर विद रेफरेंस टू पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड रिचर्ड, everyone has sudden flashes of perception and insight. Writers have name for them epiphany. बर्नार्ड रिचर्ड कहता है कि हर कोई जो भी ऑथर है या राइटर है उसके अंदर एक सडन फ्लैशेस ऑफ परसेप्शन उसको आती है. ठीक है, यानी हमने यही बात की ना कि अल्हाम होना, किसी चीज़ का इंकशाफ होना, तो वो सडन आती है बगैर ये समझे हुए कि हम उस चीज़ के बारे में सोच ना रहे हों. तो ये सडन फ्लैशेस ऑफ परसेप्शन का आना एंड इनसाइट और समझ बूझ जो आती है एक ऑथर को, किस चीज़ का अल्हाम होता है, उसको राइटर्स ने नाम दिया है एपिफेनी का. द टर्म एपिफेनी मीन्स अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, यानी कि सडन स्पिरिचुअल किसी चीज़ का इजहार या किसी चीज़ का इंकशाफ हो जाना, इसको एपिफेनी कहते हैं. इट इज़ अ सडन रेवलेशन ऑफ डाइटी. मैनिफेस्टेशन, इजहार, इजहार होना, किसी चीज़ का जानना. स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन यानी कि अपनी स्पिरिट का इजहार कर देना. ठीक है, तो स्टीफन भी ऐसे ही कर रहा था. इट इज़ अ सडन रेवलेशन ऑफ डाइटी टू मोर्टल बीइंग. अब किसी रूहानी कैफियत का इंकशाफ हो जाना, इसको ये भी हम ले सकते हैं, यानी रेवलेशन का भी मतलब इंकशाफ हो जाना ही होता है. डाइटी क्या मतलब? हाँ, इसको है गॉड को के लिए ये टर्म यूज़ होती है, रूहानियत. टू मॉर्टल बीइंग्स यानी इंसानों को, हम मॉर्टल बीइंग्स है ना, हमें किसी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर आ जाए. यानी कि डाइटी का मतलब आप रिलीजियस हवाले से ले सकते हो, रिलीजन या गॉड, यानी जैसे हम कहते हैं ना मेटाफिजिकल थिंग्स, यानी इंसानों को किसी मेटाफिजिकल थिंग के बारे में या जहन में आने वाली कोई सोच जो कि इमॉर्टल हो, उसका ख्याल अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये एपिफेनी है. दिस टर्म हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एपिफेनियन मीनिंग टू मैनिफेस्ट. एपिफेनियन से ये वर्ड लिया गया है, उसका मतलब भी यही है, मतलब इजहार करना, मैनिफेस्ट हो जाना. इन प्री क्रिश्चियन टाइम्स एपिफेनी यूज्ड एज एन ecclesiastical terms that relates to the three men of wisdom. अच्छा, प्री क्रिश्चियन टाइम्स में क्या होता था, यानी कि ग्रीक दौर में क्या होता था, जो एपिफेनी है उसको यूज़ किया जाता था एक मजहबी टर्म के तौर पे, उसको इस्तेमाल किया जाता था, रिलीजियस टर्म के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता था. दैट रिलेट्स टू द थ्री मैन ऑफ विजडम. अब ये कहा जाता है कि एक 3 आदमी थे, उन्होंने ये टर्म बनाई थी. ठीक है, इस टर्म का इंकशाफ किया था, इजहार किया था. हु सा अ बेबी इन द मेंजर, जिन्होंने एक बच्चे को देखा था. ठीक है, जानवरों के खाले में. उस दौर में इस तरह की मतलब चीज़ें मौजूद थी ना, तो उन्होंने उसको असल में क्राइस्ट को उन्होंने देखा था 3 लोगों ने. तो उन्होंने ये कहा था कि ये इंकशाफ हुआ है. यट सा मोर देन अ बेबी. Actually, this baby was the son of God, Jesus Christ. Traditionally, the word has kept this specific religious association. Epiphany का जो word है ये इस लिहाज से एक religious association रखता है. But in our times, लेकिन अब हमारे modern दौर में it has been secularized. इसे अब modern बना दिया गया, secular कर दिया गया है. To refer to others non-divine form of revelation. अब इसे नाम दिया जाता है कि ये non-divine form of revelation है. यानी पहले तो कहा जाता था कि मजहबी हवाले से चीज़ों का इंकशाफ होना, उसको एपिफेनी का नाम दिया जाता था. लेकिन अब इसको मजहब के बगैर भी यानी कि ये एपिफेनी हो जाती है. अच्छा जी, अंडर द शेडो ऑफ जेम्स जॉयस नोवेल एंड मॉडर्न फिक्शन. अगर हम मॉडर्न फिक्शन की बात करें और जेम्स जॉयस के जो नोवेल है इसके अंडर अगर हम देखें, अगर हम इस नोवेल के अकॉर्डिंग देखें, द मीनिंग ऑफ एपिफेनी लाइज इन द सडन रेवलेशन ऑफ द साउज ऑफ थिंग्स. ठीक है, पहले हमने बात कर ली सिद्रा. अच्छा, पहले हमने ये बात कर ली कि एपिफेनी असल में होती क्या है. ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुई है. लेकिन अब हम नोवेल के हिसाब से देख रहे हैं कि एपिफेनी क्या है.
तो हमने ये कहा है कि अंडर द शेडो ऑफ जेम्स जॉयस नोवेल, अगर हम इस नोवेल के अकॉर्डिंग देखें, एंड मॉडर्न फिक्शन द मीनिंग ऑफ एपिफेनी, तो एपिफेनी का जो मतलब है वो कहाँ लाई करता है, इन द सडन रेवलेशन ऑफ द साउल्स ऑफ थिंग्स, के साउल के अंदर चीज़ों का इंकशाफ हो जाना। ठीक है, यानी इंसान अपनी इनर सेल्फ को पहचान ले, अपनी इनर सेल्फ का अगर उसे इंकशाफ हो जाए तो फिर ये क्या होगी, एपिफेनी होगी। हम एपिफेनी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पेज पे हैं। उसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो आप वो भी ले लीजिएगा जो आपका मिस हो जाएगा। अच्छा से बिना बताओ क्या अभी तक मैंने बताया। नहीं, मेरा मतलब है अभी एपिफेनी का जो हमने मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना, तो एपिफेनी कहाँ से ड्राइव हुआ है? एपिफेनी ड्राइव जो है वो पहले मजहबी मजहब के लिहाज से जो उसमें जो पहले ग्रीक थे उनके अंदर ये उनकी ये थॉट थी कि एपिफेनी जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। एपिफेनी जो है वो मजहबी लिहाज से कोई ऐसी चीज़ इल्हाम होती है या कोई ऐसी चीज़ जो वही है करना जिसका हम लेते थे, इसको हम मतलब एपिफेनी का नाम है। अब यानी कि पहले तो शायद इसको वही कहा जाता था, तो मॉडर्न टाइम में इसको एपिफेनी का नाम दिया गया, मॉडर्न टाइम। अच्छा, तो जेम्स जॉयस के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब वो क्या कहता है, एपिफेनी क्या है? बिल्कुल ठीक कहा है। क्या तो डिस्कस किया अभी, एकदम से माइंड में किसी ख्याल का आना वो होती है एपिफेनी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी मतलब इनर सेल्फ के बारे में आप अपने आप को कितने % जानते हो? यदि कोई ऐसा ख्याल जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, आप एक ऐसी कोई अनचाहा ख्याल और ऐसा ख्याल जिससे आप पेपर पर भी उतार सके और जिससे क्रिएटिविटी हो। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे जेम्स जॉयस का एपिफेनी का टर्म को यूज़ करने का पर्पस ये है इसका कि वो कहता है कि एपिफेनी तब यूज़ होती है या करैक्टर में उसने इसलिए दिखाई गई है क्योंकि उससे इंकशाफ हुआ है अपनी ज़ात का, अपनी इनर सेल्फ का उससे इंकशाफ हुआ है जिससे वो अनअवेयर था। ठीक है, उस इनर सेल्फ का इंकशाफ होने के बाद उसने अपनी ही ज़ात को उस इनर सेल्फ के आगे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एपिफेनी का मतलब ये है कि उसे इंकशाफ हो गया, इल्हाम हो गया उसे अपनी साउल के बारे में। ठीक है, तो जेम्स जॉयस ये कहता है कि साउल्स की रियलिटीज़ के बारे में अगर इंसान जान ले, अपनी साउल्स की क्या रियलिटीज़ है, उसकी साउल क्या चाहती है, रियलिटीज़ ऑफ साउल, जैसे उसने कहा रियलिटीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो रियलिटी ऑफ साउल के बारे में अगर जान ले तो फिर इसका मतलब है कि वो उसे शख्स को एपिफेनी हो रही है, उसने अपनी ज़ात का इंकशाफ कर लिया। ठीक है, और स्टीफन ने भी यही किया, उसे अपनी ज़ात का जैसे जैसे इंकशाफ हो रहा था वो वैसे वैसे चीज़ों के आगे सरेंडर करता जा रहा है अपने आप को, और एट द एंड वो कहता है कि मैंने आर्टिस्टिक फ्रीडम गेन कर ली है। ठीक है, आई तो समझ। अंडर द शेडो ऑफ जेम्स जॉयस नोवेल, जेम्स जॉयस के नोवेल के अकॉर्डिंग एंड मॉडर्न फिक्शन, क्योंकि हम ये मॉडर्न फिक्शन पढ़ रहे हैं, मॉडर्न नोवेल पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ एपिफेनी लाइज इन द सडन रेवलेशन ऑफ द साउल्स ऑफ थिंग्स, के रूह की किसी चीज़ के बारे में इंकशाफ हो जाना अचानक से, इसको जेम्स जॉयस कहता है कि मैं एपिफेनी का नाम देता हूँ। इन दिस रिगार्ड द इनर एक्सपीरियंसेस इन द कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो इनर जो एक्सपीरियंस है इन द कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान के अपने ज़मीर के अंदर जो वो इनर एक्सपीरियंसेस करता है, इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट। यही एपिफेनी को समझने की एक अहमियत है, और इसी को राइटर ने भी फोकस किया है कि हम स्टीफन के इनर एक्सपीरियंसेस को समझें कि क्या वो कर रहा है।
जेम्स हैज़ ऑल्सो यूज दिस टर्म फॉर दिस पर्पज़। जेम्स जॉइस ने भी इसी पर्पज़ को स्टीफन की इनर सेल्फ को रियलाइज़ करवाने के लिए एक टर्म का रखी है स्टीफन के करैक्टर के अंदर, एपिफेनी, इसी वजह से रखी है ताकि रीडर्स जो हैं वो ये जान सकें कि स्टीफन जो है वो किस तरह से ग्रो अप हो रहा है, कैसे कैसे वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है और डिसीजंस क्या ले रहा है। टू सिग्निफाई द मूवमेंट when all of a sudden a man probes into the heart। अब ये कैफियत बताई गई है कि एपिफेनी में क्या होता है, ये एक ऐसा लम्हा होता है when all of a sudden, जब अचानक से a man probes into the heart of things, जब इंसान जो है वो किसी दिल की गहराई में डूब जाए, ठीक है, दिल की गहराई को समझने लगे, हाँ, एंड एक्सपीरियंसेस अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, यानी जब इंसान अपनी इनर सेल्फ के बारे में सोचना शुरू कर दे, ठीक है, या उसके अंदर उसकी गहराई में डूब जाए, एंड एक्सपीरियंसेस, तो फिर इंसान क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, तो उसे अपनी साउल के बारे में कुछ इंकशाफ होता है या वो इजहार करता है उसका, रिवीलिंग ऑफ द इनर थ्रू द आउटर, यानी वो अपनी सराउंडिंग्स में, जैसे अभी हम बात कर देते सराउंडिंग्स में उसके क्या था स्टीफन के, डिप्रेशन है, सोशल सप्रेशन है, रिलीजियस सप्रेशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें उसे सप्रेस कर रही हैं, उसकी वजह से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया ना उसकी इनर सेल्फ में, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उन तमाम सराउंडिंग्स की वजह से उसे फिर अचानक से एक इंकशाफ उसके अंदर पैदा होना शुरू हो गया और फिर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया अपनी इनर सेल्फ के आगे, ठीक है। तो उसने यानी रिवील हो जाना अपनी इनर सेल्फ का थ्रू द आउटर, आउटर के एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए अपनी इनर सेल्फ के बारे में जान लेना, ठीक है। ये इसका मतलब एपिफेनी के लिहाज से स्टीफन के करैक्टर को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। सपोज वी आर एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, अब ये बात समझाने के लिए मैंने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया, वैसे अगर एपिफेनी के क्वेश्चन में ये आप ना भी करो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज वी आर एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है, अब ये एपिफेनी समझाने के लिए एक बात की गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है और एन आर्टिस्ट पिक्चर और थिंग, या हमने किसी आर्टिस्ट की उसकी आर्टिस्टिक पिक्चर को एनालाइज करना है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है जो उसने बनाई है, फर्स्ट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी रिकॉग्नाइज द थिंग, हम उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करेंगे एज अ होल हम उसे पहले देखेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज़ एन इंटेग्रल थिंग, कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक चीज़ है, ठीक है, एक मुकम्मल चीज़ के तौर पे हम उसे सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। ये पढ़ लें फिर मैं इसकी आपको डिटेल में बताती हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हम करेंगे, वी रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स, फिर हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। वी कम टू द स्टेट, तो हम एक ऐसी स्टेट पे पहुंचेंगे, हमारा माइंड एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा वेयर वी जज, जहाँ पे हम जज कर सकते हैं दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट मौजूद है विच शेप्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसने इस ऑब्जेक्ट को शेप दी है, इस पिक्चर को क्रिएट करने में मदद दी है, इन इट्स कंप्लीट फॉर्म, इसकी कंप्लीट फॉर्म में। The structure of an object is so adjusted in the soul of the object, जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पे लाई करता है, साउल ऑफ ऑब्जेक्ट में लाई करता है, एंड सीम्स टू अस रेडियंट, और फिर हमें वो चीज़ दिखाई देती है चमक दमक वाली, ठीक है, हमें हमारे सामने आता है कि हाँ वाकई एक आर्टिस्टिक पिक्चर है। द ऑब्जेक्ट अचीव्स इट्स एपिफेनी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव करता है अपनी एपिफेनी। अब सपोज मिसाल के तौर पे जैसे सपोज आपके सामने कोई एक टाइगर की सपोज एक पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, पेंटिंग पड़ी है इस बोर्ड जितनी, अब उसके ऊपर टाइगर बना हुआ है। अब राइटर ये कहता है कि अगर आपने समझना है कि अगर अब इस लिहाज से हम देखें कि एपिफेनी कहाँ पे मौजूद है, अब पहले आप एज अ होल पिक्चर को देखो कि एज अ होल वो कैसी है, एज अ होल थिंग उसको ऑब्जर्व करो, फिर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके ऑब्जर्व करो, लेकिन आपने अपनी निगाहें नहीं हटानी, आप उस पिक्चर के ऊपर ही अपनी निगाहें रखोगे। पिक्चर की तरफ देखने का ताल्लुक आपकी परसेप्शन के साथ होना चाहिए,
ठीक है, कि आप उसको परसेप्ट करने की कोशिश। अक्सर आप लाहौर में भी ऐसी कई जगह हैं, आप अगर जाओ तो आप देखो अक्सर जगह पे पुरानी किस्म की भी तस्वीरें लगी होती हैं, कहीं पे भी अगर आप खाना खाना जाओ कहीं पुरानी किस्म की तस्वीरें अभी भी लगी होती हैं, तो उन पेंटिंग्स को देख के आप कहते हैं कि क्या बनाया वैसे, हमें तो नहीं समझ आ रही। ठीक है, या कोई भी हमारी क्लास में वो जो हरीम पढ़ती थी वो भी अक्सर पेंटिंग्स लाती थी एकेडमी में, तो समझ नहीं आती कि क्या इसने बनाया, पूछते हैं अक्सर कि क्या बनाया है। तो ये वो यही कहना चाहता है राइटर कि आप ऑब्जर्व करो उस चीज़ को एज अ होल। ठीक है, फिर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको फील करो कि पार्ट्स में डिवाइड करके ये तस्वीर बनी कैसे है। असल में हमने ये देखना है, जब पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको महसूस होगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये तस्वीर तख्लीक हुई है। ठीक है, ये तस्वीर जो है ना सामने कोई शेर को देख के बनाई नहीं गई, बल्कि उसके अंदर जो आर्टिस्ट है ना उसके माइंड का कमाल है, उसके माइंड के अंदर एपिफेनी हुई थी जिसकी वजह से ये आर्टिस्टिक पिक्चर हमारे सामने बनी है। कमाल उसके ऑब्जेक्ट के देख के बनाने का नहीं है, कमाल उसके परसेप्शन का है। ठीक है, उसके माइंड में आइडिया आया और फिर उसने उस चीज़ को तख्लीक कर दिया। अगर हम नॉर्मली पेंटिंग बनाना इतना ही आसान होता तो हम सब क्यों नहीं बना सकते। वो इसी वजह से है ना कि आर्ट का नॉलेज होना और आर्ट के बारे में जानना भी ज़रूरी है, उसकी वजह से। अब वो कहता है कि जब आप उसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका माइंड जो है ना वो एक ऐसी स्टेट में आएगा जहाँ पे आपको फील होगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी की पूरी पिक्चर जो है ना एक हारमोनाइज लग रही है, उसके अंदर एक हारमनी मौजूद है। ठीक है, अगर हारमनी ना हो तो फिर चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। तो वो हारमनी किस वजह से आई है, उसके आर्टिस्ट की माइंड में आने वाली एपिफेनी की वजह से, उसके जहन में आने वाले उस इंकशाफ की वजह से जिसने उसे मजबूर किया कि वो ये पिक्चर बना दे। ठीक है, अब क्योंकि राइटर जो है वो हमें ये दिखाना चाहता है कि स्टीफन को एज एन आर्टिस्ट दिखाना चाहता है, इसलिए उसने ये यूज़ किया है कि उसको एपिफेनी हो रही है। जिस तरह के एक आर्टिस्ट को तस्वीर बनाते हुए एपिफेनी होती है, इसी तरह स्टीफन क्योंकि अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम को सरेंडर करने जा रहा है तो इसलिए उसे एपिफेनी हो रही है और वो फिर अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस लेता जा रहा है। अगर इतनी बात भी आपको समझ नहीं आई तो सपोज अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, आप मुझे कह के जाओ कि आशफा तुमने अपने आप को एक दिन के लिए तुमने अपने आप को एनालाइज करना है, तुमने अपनी इनर सेल्फ को सपोज एनालाइज करना है। अपनी इनर सेल्फ तुमने सोचना ही सारा दिन अपने बारे में है, सिर्फ 24 घंटे। ठीक है, अपनी इनर सेल्फ को तुमने देखना है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या सोचती हो, तुम क्या करना चाहती हो। ठीक है, सिर्फ इनर सेल्फ को तुमने सोचना है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर हम अपनी ही ज़ात के बारे में अगर हम सोचना शुरू कर दें, अब मैं सोचना शुरू कर दूं, मैं 24 घंटे अपनी ही ज़ात के बारे में सोचूं, तो मेरे दिमाग में बहुत मरतबा एपिफेनीज आएंगी। ठीक है, मुझे बहुत सी चीज़ों का इंकशाफ होगा खुद ब खुद अनचाहा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता चलेगा कि वाकई मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता चलना था कि मेरे अंदर क्या है या मेरी डिज़ायर्स क्या हैं या मैंने अगला स्टेप क्या लेना है या मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टीफन का कैरेक्टर भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही है कि वो अपनी ही ज़ात के अंदर अपनी ज़ात को पहचानने की कोशिश कर रहा है पूरे नोवेल के अंदर, और एट द एंड उसे भी एपिफेनी के ज़रिए इंकशाफ होता है अपनी इनर सेल्फ का और फिर वो उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है। ठीक है, तो जेम्स जॉयस हैज़ यूज्ड एपिफेनी, इक्लेसियास्टिकल टर्म थी, एक रिलीजियस टर्म है जिसको एपिफेनी ने एज एन आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज़ किया है, एंड कॉल्स इट रेडियंस, और वो उसे एक रेडियंस का नाम देता है, यानी कि किसी चमक का फूटना नाम देता है इंस्टेड ऑफ एपिफेनी की बजाय। रेडियंस इज़ एन एक्सीलेंट वर्ड फॉर इट since it suggests its artistic value in two ways.
अब कहा जाता है कि रेडियंस, जो जेम्स जॉइस ने एपिफेनी को रेडियंस का नाम दिया, यानी चमकना, किसी चीज़ का फूटना, तो ये एक एक्सीलेंट वर्ड है इसके लिए, सिंस इट सजेस्ट, क्योंकि ये सजेस्ट करता है इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू इन टू वाइज, दो तरह से आर्टिस्टिक वैल्यू को डिफाइन करता है ये रेडियंस वर्ड। फर्स्ट, इट लाइट्स अप द एक्सटर्नल एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स इनर इमोशंस इज रिवील्ड। अब जैसे आप यूं जहन में रख लो रेडियंस और एपिफेनी का लफ्ज़, कि एपिफेनी का लफ्ज़ जो है ना वो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है कि जो चीज़ें देख के हम बना लें, ठीक है, एक आर्टिस्ट उसको बना ले। लेकिन रेडियंस का लफ्ज़ उसने एपिफेनी को रेडियंस में इसलिए तब्दील कर दिया क्योंकि उसने उसको स्टीफन के करैक्टर के अंदर दिखाना था, ठीक है, कि उसकी चीज़, उसके अंदर कोई चीज़ फूट रही है, उसके अंदर कुछ इंकशाफ हो रहा है अपनी ज़ात के बारे में। तो रेडियंस जो है वो क्या कर रहा है, इट लाइट्स अप द एक्सटर्नल एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट्स इनर इमोशंस इज रिवील्ड, यानी जो एक्सटर्नल एक्शन है, एक्सटर्नली जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में जान सके ताकि रीडर, सो दैट इट्स इनर इमोशंस इज रिवील्ड। जब तक स्टीफन ने अपनी आउटर लाइफ को नहीं समझा, उसने अपनी इनर लाइफ को भी नहीं ना समझा, ठीक है, आउटर लाइफ को उसने जब जाना और फिर उसने महसूस किया कि ये चीज़ें मुझे सप्रेस कर रही हैं, तो फिर उसने अपने इनर इमोशंस भी उसके आगे रिवील हुए। एंड देन इट एक्सटेंड्स द मीनिंग्स सो दैट इट रेडिएट्स फ्रॉम द वर्ड्स, इमेजेस एंड रिदम्स। अच्छा, इस बात को छोड़ देंगे, वैसे भी आपको कंफ्यूज कर देगी। ये प्रिपेयर किसने किया है? क्या? प्रिपेयर बाय रश्मि। रश्मि कौन? एक बूढ़ी औरत है बेचारी, गरीब। मजबूर मजलूम। अच्छा, मेरी सीरत कराओ, 4 बज गए, मैं तो कुछ जा रही। ये मेरा बैग नहीं है। बाकी पूरी हो गई। मेरा बैग तो मेरे दोस्त है और मेरे नोट्स भी है। मेरी बुक तो नहीं लेके चली? नहीं जी, मेरी है। अच्छा, ये लो, तुम चोरी तुम्हारी की है। ये तो देना। ये वाले हैं मेरे भी नोट्स, और वो पेंसिल भी। अच्छा जी, द डिलाइट इन एपिफेनीज इज दैट दे कॉन्स्टेंटली सरप्राइज अस। अच्छा, एपिफेनी में खुशी क्या होती है कि जब एपिफेनी होती है, अगर आप लोगों को हो एपिफेनी तो जब खुशी हो रहा जब एपिफेनी होगी। एपिफेनी क्या होती है? समझ नहीं आ रही? अच्छा, वो आपने शुरू वाली बातें ही ना सुनी, मैं आपको दोबारा से बता, यहाँ तक हम आज इसको क्लोज कर लेते हैं। द डिलाइट इन एपिफेनी, एपिफेनी में खुशी क्या होती है कि जब एपिफेनी होती है, आपके माइंड में आती है, तो क्या होता है, इज दैट दे कॉन्स्टेंटली सरप्राइज अस, ये चीज़ आपको सरप्राइज कर देती है, आपके माइंड को, या आपको सरप्राइज कर देती है, मेरे माइंड में ऐसा आइडिया आ गया, अल्लाह, इसका मतलब मैं तो राइटर बन गई। ये होती है एपिफेनी। सरप्राइज अस एंड कैच अस व्हेन वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, जब हम कोई अटेंशन पे नहीं कर रहे होते और अचानक से आपके माइंड में कोई आइडिया उतर आए, तो फिर इसका मतलब है, जो आपको सरप्राइज कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि ये एपिफेनी हुई है आपको। वी आर ट्रैप्ड, हम ट्रैप्ड हो जाते हैं इसके अंदर, एंड अरेस्टेड बाय देम, और इन एपिफेनीज की वजह से हम अरेस्टेड हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप सोचो, अगर आप बैठे हुए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके माइंड में ऐसी आ जाती है जो अचानक से आपके माइंड में आती है और फिर चली भी जाती है, फिर बाद में आप सोचते हो मुझे ये चीज़ लिख लेनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो एपिफेनी होती है, जिसकी वजह से आप सरप्राइज भी हो जाते हो, खुश भी हो जाते हो। अब ये होती तब है जब आप उस चीज़ के बारे में सोच ना रहे हो, यानी आप उस चीज़ के बारे में अचानक से जहन में आने वाला निकल भी जाए। निकलना जरूरी है। हाँ, जब अगर जिस बात का इल्हाम होता है ना, वो चीज़ निकल भी जाती है जहन से जल्दी, वो रहती नहीं, यानी कह लो, हाँ, अगर आपका माइंड 98% काम करता है फिर तो वो रह सकती है।
लेकिन नॉर्मली मेरा ख्याल है ये नॉर्मली भी कहा जाता है बायोलॉजिकली भी कि हमारा माइंड जिस तरह से तख्लीक हुआ है ना उतना हम इसको यूज़ करते नहीं हैं। करते हैं। हाँ ये बात है। सिक्स सेंस भी तो होती है। सिक्स सेंस, सिक्स कहते हैं कि सिक्स सेंस में ये बात आई है, मेरी सिक्स सेंस में एक अलग ये चीज़ बात है। हाँ ये इतनी बात मैं कहूँगी कि अगर हम सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हो, ठीक है, सपोज अगर आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो या एक नोवेल पढ़ रहे हो, आप पढ़ नोवेल रहे हो लेकिन नोवेल पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान बीच में आपके जहन में अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग या अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अपने माइंड के अकॉर्डिंग अक्सर ऐसी बातें फूटना शुरू हो जाती हैं माइंड में उस चीज़ को पढ़ आप कुछ और रहे होते हो लेकिन इंकशाफ आपको किसी और चीज़ का अचानक से अक्सर हो जाता है, तो वो एपिफेनी होती है। ठीक है, जैसे ये राइटर्स हैं या हम कहते हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा है या पोइम बनाई है, तो वो पोइम क्यों बनती है? उनके माइंड में आने वाले उस ख्याल की वजह से। अब सपोज अगर आपने जब हमने भी पार्ट 1 में जब हमने सरे और वाइट पढ़ा था तो हमने पोइम से सर ने इतना कहा भी था कि आप पोइम लिखो खुद से, मतलब करो, तो 1-2 पोइम्स मैंने लिखी भी थी और अब मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं याद, वो मैं अभी खोल के देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये पोइम मैंने लिखी थी। तो वो उस वक्त ही बस माइंड में आइडिया आया तो जहन में उसको सफ़े पे उतार लिया। हाँ वही उसको एपिफेनी का नाम दिया। हाँ उसको ही एपिफेनी का नाम दिया। आसमा सबसे ज़्यादा एपिफेनी होती है नमाज के बीच में, बहुत आइडियाज आते हैं। ये काम नहीं किया, अभी वो काम करना है, वो चीज़ है ना। हाँ वो एक अलग चीज़ है। असल में आप बात को समझो, एपिफेनी का मतलब हम समझा गई है इतनी बार। अच्छा चलो ठीक है। असल में इतनी बात ये बात आप लिख लो कि एपिफेनी का ताल्लुक जो है ना वो एक आर्टिस्ट के साथ और किसी के साथ नहीं है। ठीक है, आर्टिस्ट के साथ या ये जो ऑथर होते हैं पोइट, ठीक है, इनके साथ असल में एपिफेनी का ताल्लुक है। इन्हीं को एपिफेनी होती है कि किसी आइडिया का फूटना या किसी बात का इंकशाफ होना, और फिर जब ऐसा होता है तो इसका एज अ रिजल्ट, एपिफेनी का रिजल्ट क्या होता है ये भी बेशक साथ लिख लो। रिजल्ट क्या होता है एपिफेनी का? क्रिएटिविटी होती है। सबसे पहले ना एड्रेडिक्शन जब पढ़ी थी ना, उसके बाद मैंने 2-3 कहानियाँ लिखी थी। तुमने? हाँ स्टोरी तो पहली तो कोई खास नहीं थी, फिर दूसरी में ठीक लिखी थी और तीसरी में उर्दू में कि उर्दू में। हाँ जहन में आने वाला। हाँ अब ये जहन में वो ख्याल ही होगा। अब जहन में आने वाला एक ख्याल वो ऐसा ख्याल होता है कि वो आपके जहन में आके फ़ौरन से चला भी जाता है। अक्सर ऐसा होता है। मैंने भी एक दफ़ा लिखी थी, मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था, मैंने इंग्लिश में लिखी थी एक ना पोइम। हाँ मुझे भी वाकई वो सही से तो नहीं याद, मतलब थोड़े आइडियाज ही याद हैं। तो अचानक ही बस जहन में आता जा रहा था, रात के 3 बजे तो मैं और अक्सर हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अक्सर ऐसी जब आप कोई चीज़ क्रिएट करने लगो ना, लिखने लगो तो रात के वक्त लिखो। हाँ अक्सर वाकई ऐसा होता है रात के वक्त, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में दिन में तो हम और भी चीज़ें प्रेशराइज होती हैं, हम काम में लगे होते हैं इधर उधर। अब ये चीज़ तब होती है जब आप फोकस करके सपोज आपका इरादा है आपने पोइम लिखनी है, आपने पेन उठाया है, आप सोचने लग गए हो, आपने 3-4 वर्ड्स लिखे हैं, कुछ लिखा है। जब आप उस चीज़ की गहराई में जा रहे हो तो अचानक से एक नया आइडिया आपके माइंड में फूटेगा और उसको फिर आप सफ़े पे उतारने की कोशिश करोगे, तो वो ही एपिफेनी होती है। ये मुझे भी एकदम तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे जेम्स जो है यही बताना चाह रहा है। इस हवाले से हमने फिर करैक्टर को लेके चलना है, तो करैक्टर के हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके सराउंडिंग्स में, अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए, अपनी सराउंडिंग्स के जो उसके डिप्रेशंस वो फेस कर रहा था उसको देखते हुए उसको इंकशाफ हो रहा है। अब वैसे तो हमने ये जनरल बात की ना कि आर्टिस्ट को या पोइट्स को इंकशाफ होता है, लेकिन इस नोवेल के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है
कि करैक्टर को एपिफेनी क्यों हो रही है। करैक्टर को एपिफेनी इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी सोसाइटी से, अपनी सराउंडिंग से सप्रेस हो रहा है, उसकी वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके माइंड में लेकिन जो करैक्टर है वो कोई आर्टिस्ट बकायदा तो नहीं है, वो एक नॉर्मल सा इंसान है और उसको एपिफेनी हो रही है, तो फिर तो हम भी नॉर्मल इंसान है, हमें भी किसी भी कंडीशन में हो सकती है। यही तो सबसे खूबसूरत बात है इस नोवेल की कि राइटर यही बताना चाहता है कि एक पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता सिर्फ, बल्कि आर्टिस्ट एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, एक आम इंसान भी हो सकता है जो कि अपनी इनर लाइफ के साथ जीना चाहता है। ठीक है, एक आम सा पर्सन भी हो सकता है। इसीलिए तो उसने ये नोवेल का नाम भी, टाइटल भी ऐसा ही रखा है कि पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट का मैं पोर्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ। पहले दिन भी मैंने ये बात की थी कि ये समझना ज़रूरी है कि राइटर के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट वो कह किसको रहा है। ठीक है, तो स्टीफन को वो आर्टिस्ट इसी वजह से कह रहा है क्योंकि वो अपनी इनर सेल्फ के साथ चलने की कोशिश करता है। अच्छा जी, एंड कैच अस, अच्छा एपिफेनी हमें तब कैच कर लेती है जब हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। बस ये 3-4 बातें अगर आप माइंड में रख लो कि आर्टिस्ट के साथ ताल्लुक़ है एपिफेनी का। ठीक है, किसी चीज़ का फूटना, इंकशाफ होना, इसको हम एपिफेनी कहते हैं। किसी ख्याल का आना, एक अनचाहे ख्याल का आना। रात को अपने ख्याल आते रहते हैं तो एपिफेनी करेगा आपको फिर बताएगा। देखो मतलब कई ऐसी होती है लड़कियां फिर उनके पेरेंट्स से शादी की इजाजत देते हैं, फिर उनको एकदम से एपिफेनी होती है कि भाग जाते हैं, फिर वो ये होता है मतलब इनर सेल्फ को पढ़ती है ना अपने एक्सपीरियंस को देख के सराउंडिंग में उसके साथ क्या हो रहा है, तो फिर वो एकदम डिसीजन लेती है कि अच्छा, वो मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मैं 3-4 बातें बस आपको एपिफेनी का मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एपिफेनी का ताल्लुक असल में आर्टिस्ट के साथ है। ठीक है, किसी ख्याल का फूटना या किसी आइडिया का फूटना, और तीसरी बात मैंने की थी कि उसकी वजह से फिर क्रिएटिविटी होती है, समथिंग, अब ये क्रिएटिविटी होती है। ये है एपिफेनी की डेफिनेशन। करैक्टर के लिहाज से हम इसको ऐसे लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स के आने की वजह से, सराउंडिंग्स के डिप्रेशंस की वजह से और सप्रेशन की वजह से वो पर्सन जो है वो एक रेबल पर्सन है स्टीफन। वो रिलीजन को निगलेक्ट करना चाहता है, वो सोसाइटी को निगलेक्ट करना चाहता है, अपने होमलैंड को वो निगलेक्ट करना चाहता है, नेशनलिज्म भी, मुहिब वतन भी वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसे मजबूर कर रही हैं या उसे इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रही हैं कि वो अपनी इनर सेल्फ को सरेंडर कर दे। जो उसकी इनर सेल्फ कहती है बस वो वही करे। ठीक है, इनर सेल्फ को सरेंडर करने से पहले ही उसके माइंड के अंदर जो जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो उसको इंकशाफ होता जा रहा है साथ साथ। अच्छा, ये बात ऐसे समझ नहीं आती तो पोज एक लड़का है, उसकी पैदाइश हुई है, वो बड़ा हो रहा है, उसके माँ बाप उसकी परवरिश पे इतनी तवज्जो नहीं देते। ठीक है, उसे अपनी ज़ात के बारे में नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि वो सेंसिटिव है, उसके माँ बाप ने उसे कोई चालाकियाँ नहीं कभी सिखाई, या दूसरों से बात करनी नहीं सिखाई उसे, या उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, और वो एक सहमा सहमा सा है पोज बच्चा। ठीक है, उसे बस उतनी ही लाइफ पता है कि उसके माँ बाप ने उसकी कैसी परवरिश की है, बाहर लोगों से कैसे डीलिंग करनी है उसे नहीं पता। अब जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, स्टीफन का भी करैक्टर आप जेन में रख लो ऐसा ही है। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो अप होता जा रहा है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल ग्रो अप होता जा रहा है, तो बीच में ऐसे बहुत से स्टेप्स आए हैं जहाँ उसे इंकशाफ होता जा रहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, सोसाइटी मुझसे क्या करवाना चाह रही है, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी इनर सेल्फ और आउटर लाइफ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप उसके दरमियान में जो इंकशाफ होना है, वो असल में इंकशाफ किस चीज़ का है। हमने वैसे तो एपिफेनी की डेफिनेशन में कहा कि किसी आइडिया का इंकशाफ होना, लेकिन करैक्टर में हमने इस बात को माइंड में रखना है कि इंकशाफ हो रहा है उसको अपनी इनर सेल्फ का। ठीक है, उसकी वजह से वो फिर डिसीजंस लेता जा रहा है, वो अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको इस पैरा तक आज हम वाइंड अप करते हैं। तो अब ये दूसरी बात फिर मुझे बात जहन से निकल जाएगी। जैसे मारिया ने बात की, इस बात को अब अलग अलग 2 बातें जहन में रखो। वैसे ख्यालात आना, नमाज में ख्यालात आना, या जिस तरह इन्होंने बात की
वो बातें और हैं, वो जनरल हैं डिसीजंस जो हम लेते हैं या हमारे माइंड में ख्यालात हर वक्त आते हैं। वो ख्यालात वो वाले हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की कैफियत में हम हर वक्त रहते हैं, ठीक है। लेकिन एपिफेनी का मतलब ये है कि अचानक से किसी चीज़ का पता चल जाना, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे होते, लेकिन अचानक से हमारे माइंड में आ जाए या हमें एकदम से हिंट कर दे कि आप ये हो। जैसे सपोज अगर आज तक आपने नहीं किया तो आप अगर अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। तो जब आप अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो डे बाय डेज ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी जो आप, सपोज अगर मैं आपको 10 दिन का टाइम दूँ, मैं कहूँ आपने खुद को एनालाइज करना है, तो आप कहोगे कि हाँ मुझे इंकशाफ हुआ है, मुझे अपने बारे में पता चला है कि वाकई ये चीज़ें भी मेरे अंदर मौजूद हैं या ये क्वालिटीज़ भी मेरे अंदर मौजूद हैं जो मुझे आज तक नहीं पता थी। तो उसको राइटर ने नाम दे दिया कि ये एपिफेनी है, ठीक है। जिस तरह पुराने वक्तों में, असल में एपिफेनी का शुरू में आपने वो बात नहीं पढ़ी थी, पुराने वक्तों में नाम दिया जाता था इसको वही नाजिल होना, कहते थे ना पैगंबरों पे वही नाजिल होती है, तो वो यही एपिफेनी थी, ठीक है। इंकशाफ होता था, उन्हें वही नाजिल होती थी, ठीक है। ये टर्म जो एपिफेनी है, ये वो फर्स्ट पैरा अभी आपने नहीं ना पढ़ा, वो यही था कि ये वो ग्रीक मैथोलॉजी से ये टर्म ली गई है एपिफेनी। पहले तो ये कहा जाता था कि ये वही का नाजिल होना या इंकशाफ होना, ठीक है। लेकिन अब हम इसको, हाँ, लेकिन अब हम उसको सेकुलर कर दिया, राइटर ने उसको मॉडर्न टर्म बना दिया है एपिफेनी। तो उसने उसको नाम दे दिया है कि साउल का इंकशाफ होना या साउल्स की रियलिटीज़ को जानना जो है वो एपिफेनी है। मॉडर्न टर्म, हाँ मॉडर्न टर्म है, साउल्स की रियलिटीज़ को जानना जो है ना, ये पीछे पैरे में आया भी था। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम जब एपिफेनी होती है तो हम अरेस्टेड हो जाते हैं इसमें। दे स्ट्राइक अस एट अनअटेंडेड मोमेंट, ये तब आती हैं, हमें तब स्ट्राइक करती हैं जब हम इनकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहे होते। वो वोथ पुट्स इट, विलियम वो वोथ जो था उसने कहा था एपिफेनी के बारे में कि ये है बाय चांस कोलिजन एंड क्वेंट एक्सीडेंट्स, कि बाय चांस कोलिजन, कोलिजन का मतलब है इख्तलाफ होता है कोलिजन का मतलब, और क्वेंट का मतलब होता है स्ट्रेंज। यानी वो कहता है कि ये एक अजीबो गरीब सी और एक इख्तलाफ की सी कैफियत होती है जो अचानक से हमारे माइंड में आती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा, मुख्तलिफ राइटर्स ने इसको मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट किया ना, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये हिंट मिलता है कि वो वोथ ये कहना चाहता है शायद कि वो ये समथिंग रिबिलियस थॉट कोई हमारे अंदर आती है जिसको उसने एपिफेनी का नाम दे दिया। जे वही जेम्स जॉयस ही हैज़ यूज दिस डिवाइस, उसने इस चीज़ डिवाइस को यूज़ किया है यानी एपिफेनी को एज अ डिवाइस यूज़ किया है आर्टिस्टिकली इन द प्रोटैगनिस्ट में उसने यूज़ किया है जो कि स्टीफन डेडलस है। अब नेक्स्ट फिर इसमें आएगा, यहाँ तक कि आज इसको क्लोज करते हैं।